भारत का संविधान केवल एक किताब नहीं है, ये हमारे सपनों की नींव है। इसे रटना बंद करो, इसे जीना सीखो। The Indian Constitution, now in a cinematic style. Rote learning is forbidden. अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार। अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन। सब कुछ दिमाग में खिचड़ी बन गया है। दो साल हो गए जयपुर के इस घुटन में। बापू ने खेत गिरवी रखकर फीस भरी थी और मैं यहाँ एक आर्टिकल भी याद नहीं रख पा रही। नहीं चाहिए ये नौकरी, नहीं चाहिए ये संविधान, ये मेरे लिए नहीं बना है। आ रद्दी कोनी आ रद्दी को अखबार को नहीं आ तो वो हथियार हैं जिनसे तू काल ने ठंडार बन सके। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम सभी भारतीय नागरिकों के लिए संविधान एक प्रकाश स्तंभ है। आज हम कुछ घंटे संविधान को सिनेमैटिक अंदाज में पढ़ेंगे। दृष्टि, क्या तुम महसूस कर सकती हो? ये सिर्फ ईंटों और पत्थरों की इमारत नहीं है। ये वो जगह है जहां भारत की आत्मा को शब्दों में ढाला गया था। आज से लगभग 80 साल पहले 9 दिसंबर 1946 को ठीक इसी जगह पर भारत के भविष्य का निर्माण शुरू हुआ था। बाहर कड़ाके की ठंड थी, लेकिन इस हॉल के अंदर आजादी की आग धधक रही थी। सर, ये वही सेंट्रल हॉल है ना, जहां अब हम संसद की संयुक्त बैठकें देखते हैं? 9 दिसंबर 1946 यानी आजादी से भी पहले। बिल्कुल सही, लेकिन ये सफर 1946 में शुरू नहीं हुआ था। ये एक लंबा संघर्ष था। सोचो, 1934 का साल, भारत अभी भी ब्रिटिश राज के अधीन था। कम्युनिस्ट आंदोलन के प्रणेता M.N. रॉय ने पहली बार ये विचार रखा कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा ही बनाया जाना चाहिए। ये कोई मांग नहीं थी, ये एक चुनौती थी। M.N. रॉय, वही रेडिकल डेमोक्रेट। सर, क्या कांग्रेस ने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया था? तुरंत नहीं, लेकिन 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे आधिकारिक मांग बना लिया। और फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए। ये बिना बाहरी हस्तक्षेप वाला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण था। दृष्टि, हम भीख नहीं मांग रहे थे, हम अपना अधिकार मांग रहे थे। सर, अंग्रेजों ने इतनी आसानी से तो हाँ नहीं की होगी। उन्हें तो आदत थी हमें डोमिनियन बना के रखने की। सही पकड़े हो, उन्होंने इसे टाला। लेकिन 1940 में जब द्वितीय विश्व युद्ध का दबाव बढ़ा तो अगस्त प्रस्ताव के जरिए उन्होंने पहली बार सैद्धांतिक रूप से इसे स्वीकार किया। फिर 1942 में सर स्टैफर्ड क्रिप्स एक प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन गांधी जी ने उसे क्या कहा था, याद है? जी सर, दिवालिया हो रहे बैंक का पोस्ट डेटेड चेक, यानी अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक। क्योंकि क्रिप्स मिशन ने युद्ध के बाद संविधान सभा की बात की थी और मुस्लिम लीग ने इसे खारिज कर दिया था क्योंकि वे पाकिस्तान चाहते थे। शाबाश। और अंत में आया 1946 का कैबिनेट मिशन। 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर। इन्होंने 2 संविधान सभाओं की मांग तो खारिज कर दी, लेकिन ऐसी योजना रखी जिसने मुस्लिम लीग को कुछ हद तक संतुष्ट किया। इसी योजना के तहत नवंबर 1946 में हमारी संविधान सभा का गठन हुआ। अब थोड़ा एग्जाम मोड में आते हैं। यहां से कथन कारण वाले प्रश्न बनते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई थी। इसे ध्यान से समझो। ब्रिटिश भारत 296 सीट्स, ब्रिटिश भारत से 292, 11 गवर्नर्स प्रांतों से +4 चीफ कमिश्नर्स प्रांतों से, देशी रियासतें 93 सीट्स, रियासतों के प्रमुखों द्वारा मनोनीत, कुल 389 सीट्स। सर, ये 4 चीफ कमिश्नर्स प्रांत कौन से थे? क्या इसकी कोई ट्रिक है? हाँ, याद रखो, ABCD,
अजमेर मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कूर्ग और दिल्ली, इन चारों से एक एक सदस्य लिया गया था। और चुनाव कैसे हुए? क्या जनता ने वोट दिया था? यही यूपीएससी फंसाता है। याद रखना, संविधान सभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने गए थे। उनका चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से हुआ था, यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। यूपीएससी, आरपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीएससी स्तर का प्रश्न देखो। कथन ए, 1946 की संविधान सभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुनी गई थी। कारण आर, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। सर, दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि कैबिनेट मिशन ने ही ये अप्रत्यक्ष चुनाव का तरीका सुझाया था। बहुत बढ़िया। अब जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए। नतीजे क्या रहे? कांग्रेस आईएनसी 208 सीटें, मुस्लिम लीग एमएल 73 सीटें, निर्दलीय या अन्य 15 सीटें। रियासतों की 93 सीटें शुरुआत में खाली रहीं क्योंकि उन्होंने खुद को अलग रखने का फैसला किया था। सर, तो क्या डॉक्टर अंबेडकर बंबई से जीते थे? नहीं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। डॉक्टर बीआर अंबेडकर पहले पूर्वी बंगाल यानी अनडिवाइडेड बंगाल से चुने गए थे, लेकिन विभाजन के बाद वो क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। बाद में उन्हें बंबई प्रेसिडेंसी की पूना सीट से एमआर जयकर के इस्तीफे के बाद उपचुनाव में चुनकर लाया गया। अब चलते हैं ऐतिहासिक बैठकें और कार्यवाही, यानी द हिस्टोरिक मीटिंग्स। 9 दिसंबर 1946 पहला दिन। 9 दिसंबर 1946 दिन सोमवार, सुबह 11 बजे। हॉल सजा हुआ था, लेकिन एक सन्नाटा भी था। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया था और अलग पाकिस्तान की मांग पर अड़े थे, इसलिए केवल 211 सदस्य ही उपस्थित थे। विंस्टन चर्चिल ने इस पर तंज कसते हुए कहा था, यह एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है, और यह भी कहा कि यह सभा केवल भारत के एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है। कितना अपमानजनक। लेकिन सर, अध्यक्ष कौन बना? फ्रांस की तर्ज पर सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष यानी टेम्पररी प्रेसिडेंट चुना गया। आचार्य जेबी कृपलानी ने उन्हें आसन ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया और वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा को संबोधित किया। तो पहले वक्ता जेबी कृपलानी थे, न कि नेहरू या पटेल? बिल्कुल सही। ये तथ्य अक्सर बच्चे गलत करते हैं। उसी दिन अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया से शुभकामनाएं संदेश पढ़े गए थे। फिर आया 11 दिसंबर 1946। इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। साथ ही 2 उपाध्यक्ष चुने गए, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। और सबसे महत्वपूर्ण, सर बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर नियुक्त किया गया। बी.एन. राव ने ही दुनिया भर के 60 संविधानों का अध्ययन किया और पहला कच्चा मसौदा तैयार किया। और 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव आया। हाँ, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसमें भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु रकी गणराज्य यानी इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक घोषित करने का संकल्प था। नेहरू ने अपने भाषण में कहा था, हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हम इतिहास बनते हुए देख रहे हैं। यह प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। यही आगे चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल बना। दोस्तों देखो, समितियां और उनके अध्यक्ष याद करने की ट्रिक्स यानी कमिटीज एंड निमोनिक्स। संविधान सभा ने काम को बांटने के लिए कई समितियां बनाई। यहां से मैच द फॉलोइंग वाले प्रश्न आते हैं। मैं तुम्हें कुछ ट्रिक्स बताता हूं। इसमें सबसे पहले कमिटी, उसके बाद चेयरमैन और लास्ट में याद करने की ट्रिक यानी निमोनिक, मानसर स्टाइल में। संघ शक्ति समिति यानी यूनियन पावर्स, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। और ट्रिक है संघ यानी यूनियन बराबर प्रधानमंत्री यानी नेहरू, याद रखो। संघीय संविधान समिति यानी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे। ट्रिक है जहां संघ शब्द आए वहां नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति यानी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। प्रांतों को किसने जोड़ा? लौह पुरुष पटेल ने। मूल अधिकार व अल्पसंख्यक परामर्श समिति, इसके अध्यक्ष भी सरदार पटेल। अधिकारों की रक्षा गृह मंत्री यानी पटेल करते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके अध्यक्ष डॉक्टर बीआर अंबेडकर थे, संविधान के पिता यानी ड्राफ्टिंग। प्रक्रिया नियम समिति यानी रूल्स ऑफ प्रोसीजर, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम कौन बनाता है? राजा यानी राजेंद्र। संचालन समिति यानी स्टीयरिंग कमेटी, इसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। गाड़ी यानी सभा का स्टीयरिंग राजा के हाथ में। सर, सरदार पटेल वाली परामर्श समिति यानी एडवाइजरी कमेटी बहुत बड़ी थी ना?
हाँ, उसकी 5 उपसमितियां थीं। 2 सबसे महत्वपूर्ण हैं। मूल अधिकार उपसमिति जेबी कृपलानी, ट्रिक याद रखना, अधिकारों की कृपा चाहिए। अल्पसंख्यक उपसमिति एचसी मुखर्जी। और झंडा समिति यानी फ्लैग कमेटी? यहां बहुत कंफ्यूजन होता है। तदर्थ झंडा समिति यानी एडहॉक कमिटी ऑन द नेशनल फ्लैग, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कुछ गाइड्स में जेबी कृपलानी लिखा होता है, जो गलत है। यूपीएससी और आरपीएससी राजेंद्र प्रसाद को ही सही मानते हैं। महत्वपूर्ण छोटी समितियां यानी माइनर कमिटीज, सदन समिति यानी हाउस कमिटी बी पट्टाभी सीतारमैया, कार्य संचालन समिति यानी ऑर्डर ऑफ बिजनेस के एम मुंशी, संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति जीवी मावलंकर। ध्यान रखना, मावलंकर बाद में लोकसभा के पहले स्पीकर भी बने। क्रेडेंशियल कमिटी अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अब आते हैं प्रारूप समिति पर। इसे संविधान का हृदय कहते हैं, यानी द ड्राफ्टिंग कमिटी। 29 अगस्त 1947 आजादी के ठीक 14 दिन बाद प्रारूप समिति का गठन हुआ। इसके 7 सदस्य थे। इसकी ट्रिक याद है दृष्टि? जी सर, अंबेडकर के मित्र मुंशी और कृष्णा यानी अय्यर तथा मचारी खेत में सादुल्ला और माधव के साथ गए। अंबेडकर्स फ्रेंड मुंशी एंड कृष्णा वेंट टू द फील्ड विद सादुल्ला एंड माधवा। शानदार। चलो डीकोड करते हैं। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर अध्यक्ष, एन. गोपाला स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन. माधवराव। इन्होंने बी.एल. मित्र की जगह ली थी, स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा। याद रखना, एम से एम यानी मित्र से माधवा। टी.टी. कृष्णमाचारी, इन्होंने डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद जगह ली। याद रखना, के से के यानी खेतान से कृष्णमाचारी। सर, मैंने पढ़ा है कि एक सदस्य ने इसे अपवहन समिति यानी ड्रिफ्टिंग कमेटी कहा था। हाँ, नजीरुद्दीन अहमद ने आलोचना करते हुए इसे ड्रिफ्टिंग कमेटी कहा था, क्योंकि उनके अनुसार प्रक्रिया बहुत धीमी थी और दिशाहीन थी। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने इसका जवाब देते हुए कहा कि संविधान को इतना विस्तृत और त्रुटिहीन बनाने के लिए समय जरूरी था। उन्होंने एस.एन. मुखर्जी, जो संविधान के मुख्य प्रारूपकार यानी चीफ ड्राफ्ट्समैन थे, की कड़ी मेहनत की सराहना की। एस.एन. मुखर्जी का नाम याद रखना, वे गुमनाम नायक थे। संविधान निर्माण के तथ्य, कला और अनसुने पहलू की तरफ। अब कुछ ऐसे तथ्यों पर आते हैं जो अक्सर वन लाइनर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। संविधान निर्माण में कुल समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, कुल सत्र 11 सत्र 165 दिन बैठकें, प्रारूप पर विचार 114 दिन, कुल खर्च लगभग 64 लाख रुपए, कुल वाचन यानी रीडिंग्स 3 वाचन। संविधान सचिव एच.वी.आर. आयंगर। सर, हमारा संविधान हस्तलिखित है ना, उसे किसने लिखा? ये एक सिनेमाई कहानी है। संविधान को इटैलिक शैली में अपने हाथों से लिखने वाले सुलेखक यानी कैलीग्राफर थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। जब नेहरू जी ने उनसे फीस पूछी तो उन्होंने कहा, मुझे 1 पैसा नहीं चाहिए, बस मेरी शर्त है कि संविधान के हर पन्ने पर मेरा नाम होगा और आखिरी पन्ने पर मेरे दादाजी यानी राम प्रसाद सक्सेना का नाम होगा। उन्होंने इसे लिखने के लिए 432 निब यानी निब नंबर 303 का इस्तेमाल किया। और उस पर जो चित्रकारी है वो किसने की थी? वो शांति निकेतन के कलाकारों ने की थी, जिसका नेतृत्व नंदलाल बोस ने किया था। सबसे खास बात, प्रस्तावना के पन्ने को ब्योहार राम मनोहर सिन्हा ने सजाया था। अगर तुम प्रस्तावना के मूल दस्तावेज को देखो तो नीचे दाएं कोने में उनका छोटा हस्ताक्षर राम देवनागरी में मिलता है। अब हम पारित होना और लागू होना समझते हैं, यानी एनैक्टमेंट एंड एनफोर्समेंट। 26 नवंबर बनाम 26 जनवरी। 26 नवंबर 1949। इस दिन संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। डॉक्टर अंबेडकर ने प्रस्ताव पेश किया, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। उस दिन 299 में से 284 सदस्य प्रेजेंट थे और उन्होंने हस्ताक्षर किए। बारिश हो रही थी, जिसे शुभ शगुन माना गया। सर, 26 नवंबर को लॉ डे मनाते हैं ना? हाँ, अब इसे कॉन्स्टिट्यूशन डे कहते हैं। लेकिन ध्यान दो, 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ था, केवल कुछ अनुच्छेद लागू हुए थे। नागरिकता यानी 5, 6, 7, 8, 9, चुनाव यानी 324, अस्थायी संसद यानी 379, 380 इत्यादि। कुल मिलाकर लगभग 15-16 अनुच्छेद। और बाकी 26 जनवरी 1950 को?
बिल्कुल, 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। इसे प्रारंभ की तारीख कहा जाता है। क्यों 26 जनवरी ही? क्योंकि 1930 में इसी दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन यानी दिसंबर 1929 के बाद पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। उस ऐतिहासिक दिन की याद में हमने गणतंत्र दिवस के लिए ये तारीख चुनी। अब एक फ्लैशबैक प्रश्न देखो, कथन और कारण वाला है। कथन यानी ए, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कारण यानी आर, क्योंकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आंसर बी होगा मानसर। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इसकी सही व्याख्या पूर्ण स्वराज है। अब देखते हैं आलोचनाएं और चुनौतियां। दृष्टि, एक यूपीएससी एस्पिरेंट के रूप में तुम्हें आलोचकों के तर्क भी पता होने चाहिए। प्रतिनिधि निकाय नहीं, आलोचक कहते हैं कि ये वयस्क मताधिकार से नहीं चुनी गई थी। इसका जवाब है, उस समय की परिस्थितियों और सांप्रदायिक दंगों के बीच प्रत्यक्ष चुनाव संभव नहीं था। संप्रभुता का अभाव, ये ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों से बनी थी। इसका जवाब है, 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम के बाद ये पूरी तरह संप्रभु हो गई थी। हिंदुओं का निकाय, लॉर्ड विस्काउंट साइमन ने इसे हिंदुओं की संस्था कहा। विंस्टन चर्चिल ने कहा कि इसने भारत के केवल एक बड़े कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व किया। जवाब, ये गलत है। इसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, एंग्लो इंडियन और दलित यानी अंबेडकर सभी का प्रतिनिधित्व था। यहां तक कि 15 महिलाएं भी थीं। वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व यानी लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन। सर आइवर जेनिंग्स ने इसे लॉयर्स पैराडाइज यानी वकीलों का स्वर्ग कहा। इसी कारण संविधान की भाषा जटिल और कानूनी हो गई। अब आते हैं संविधान सभा में महिलाएं यानी विमेन हिंदी असेंबली यानी नारी शक्ति। सर, आपने 15 महिलाओं का जिक्र किया, क्या उनके नाम महत्वपूर्ण है? अत्यंत महत्वपूर्ण। अक्सर सवाल आता है, इनमें से कौन संविधान सभा की सदस्य नहीं थी? कुछ प्रमुख नाम याद रखो। अम्मू स्वामीनाथन, मद्रास से। बेगम एजाज रसूल, एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य। उन्होंने धार्मिक आधार पर अलग निर्वाचन का विरोध किया था। दक्षिणायनी वेलायुधन, एकमात्र दलित महिला सदस्य। सुचेता कृपलानी, बाद में भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। उन्होंने सत्र में वंदे मातरम गाया था। हंसा मेहता, इन्होंने महिलाओं की ओर से तिरंगा झंडा प्रस्तुत किया था। दुर्गाबाई देशमुख संचालन समिति में सक्रिय थीं। सरोजिनी नायडू, कोकिला। राजकुमारी अमृत कौर, पहली स्वास्थ्य मंत्री। अब देखते हैं परीक्षा उपयोगी अंतिम विश्लेषण। दृष्टि, अब मैं तुम्हें कुछ कठिन प्रश्न देता हूं जो पिछले सालों में आए हैं। तैयार हो? प्रश्न 1, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ए, संचालन समिति। बी, मौलिक अधिकार उप समिति। सी, संघ संविधान समिति। डी, प्रारूप समिति। इसका जवाब है ऑप्शन ए, बेगम एजाज रसूल, एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य। उन्होंने धार्मिक आधार पर अलग निर्वाचन का विरोध किया था। दक्षिणायनी वेलायुधन, एकमात्र दलित महिला सदस्य। सुचेता कृपलानी, बाद में भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। उन्होंने सत्र में वंदे मातरम गाया था। हंसा मेहता, इन्होंने महिलाओं की ओर से तिरंगा झंडा प्रस्तुत किया था। दुर्गाबाई देशमुख संचालन समिति में सक्रिय थीं। सरोजिनी नायडू, कोकिला। राजकुमारी अमृत कौर, पहली स्वास्थ्य मंत्री। अब देखते हैं परीक्षा उपयोगी अंतिम विश्लेषण। दृष्टि, अब मैं तुम्हें कुछ कठिन प्रश्न देता हूं जो पिछले सालों में आए हैं। तैयार हो? प्रश्न 1, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ए, संचालन समिति। बी, मौलिक अधिकार उप समिति। सी, संघ संविधान समिति। डी, प्रारूप समिति। इसका जवाब है ऑप्शन ए, A2, B3, C4, D1। सर, ट्रिक लगाती हूँ। संचालन यानी स्टीयरिंग इक्वल्स टू राजा यानी राजेंद्र प्रसाद, तो ए का 2 होगा। संघ यानी यूनियन इक्वल्स टू नेहरू यानी सी का 4 होगा। प्रारूप यानी ड्राफ्टिंग इक्वल्स टू अंबेडकर यानी डी का 1 होगा। तो मौलिक अधिकार उप समिति इक्वल्स टू कृपलानी यानी बी का 3 होगा। तो सही उत्तर ए है। बहुत अच्छे। एक और कठिन सवाल। कथन ए, भारत का संविधान राज्यों का संघ है, न कि फेडरेशन। कारण आर, भारतीय राजव्यवस्था राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का परिणाम है। सर, कथन ए सही है, अनुच्छेद 1, लेकिन कारण आर गलत है। अमेरिका का संविधान समझौते का परिणाम है, भारत का नहीं। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, तो ए सही है, आर गलत है। अद्भुत, यही स्पष्टता तुम्हें टॉपर बनाएगी।
तो दृष्टि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया और राष्ट्रगान जन गण मन और राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम को अपनाया गया। ये संविधान केवल एक किताब नहीं है, ये एक जीवित दस्तावेज यानी लिविंग डॉक्यूमेंट है। आज हमने 1934 से 1950 तक का सफर तय किया। याद रखना, परीक्षा में फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट दोनों का संतुलन चाहिए। धन्यवाद सर, अब मुझे पूरा चित्र स्पष्ट हो गया है। ड्रिफ्टिंग कमेटी से लेकर प्रेम बिहारी की सुलेखन तक सब कुछ। और दोस्तों, अगर आप इस सफर को और गहराई से जानना चाहते हैं, चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो कहानी शुरू होती है प्रस्तावना की पहली पंक्ति से। हम, भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इन 4 शब्दों में सदियों की गुलामी का जवाब छिपा है कनिष्क। सोचो, हजारों साल तक हमारे देश पर किसने शासन किया? कभी राजाओं ने, कभी सुल्तानों ने, कभी अंग्रेजों ने। सत्ता हमेशा ऊपर से नीचे आती थी। वो तय करते थे कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत। लेकिन 26 नवंबर 1949 को जब हमारी संविधान सभा ने इस प्रस्तावना को अपनाया तो इतिहास पलट गया। पहली बार हमने पूरी दुनिया से कहा कि इस देश की असली ताकत, असली मालिक कोई राजा, कोई रानी या कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि यहां के आम लोग हैं। तुम, मैं, हम सब। ये संविधान हमें किसी ने तोहफे में नहीं दिया, हमने इसे खुद बनाया, खुद स्वीकार किया और खुद को ही सौंपा है। इसे लोकप्रिय संप्रभुता कहते हैं। सत्ता का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर है, जनता से सरकार की ओर, वहीं में। जब मैं लोग कहता हूं तो मेरे जहन में मातंगिनी हाजरा जैसी वीरांगनाओं का चेहरा आता है। 72 साल की एक बूढ़ी महिला जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में तिरंगा हाथ में लेकर जुलूस का नेतृत्व किया। अंग्रेजों ने गोली मारने की धमकी दी, पर वो रुकी नहीं। पहली गोली पैर में लगी, वो आगे बढ़ती रही। दूसरी गोली हाथ में लगी, फिर भी तिरंगा नहीं छोड़ा। और जब तीसरी गोली उनके माथे पर लगी, तब भी गिरते गिरते उनके मुंह से निकला वंदे मातरम। वो थी भारत के लोग। मातरम। ये प्रस्तावना ऐसे ही अनगिनत बलिदानों की स्याही से लिखी गई है। अब इसी बात पर एक सवाल का जवाब दो। तैयार हो? जी सर। ये बीपीएससी प्रीलिम्स 2022 में पूछा गया था। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? भारत के लोग। शाबाश। देखो, जो हम पढ़ रहे हैं वही परीक्षा में आता है। स्रोत हम है, मालिक हम है। चलो एक और सवाल। ये एसएससी सीजीएल 2023 में आया था। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की जनता में। बिल्कुल सही। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, हमारे लोकतंत्र की नींव है। यह हमें याद दिलाता है कि सरकारें हमसे हैं, हम सरकारों से नहीं। अब कहानी के अगले हिस्से पर आते हैं। हम भारत के लोगों ने मिलकर यह तय किया कि हमारा देश कैसा होगा, उसका चरित्र, उसकी पहचान क्या होगी। और यह पहचान इन 5 शब्दों में छिपी है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये सिर्फ शब्द नहीं, भारत की पहचान के 5 स्तंभ हैं। और याद रखना, इनका क्रम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक राष्ट्र के निर्माण की तार्किक प्रक्रिया को दर्शाता है। जी सर। सबसे पहले एक देश को आजाद होना पड़ता है, अपने फैसले खुद लेने के लिए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब यही है। भारत अब किसी का डोमिनियन या गुलाम नहीं है। हम अपने घर के मामले यानी आंतरिक और दुनिया के साथ हमारे रिश्ते यानी बाहरी, दोनों के फैसले लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। हम पर किसी बाहरी शक्ति का कोई दबाव नहीं है। हम किसी देश से दोस्ती कर सकते हैं, किसी से संधि कर सकते हैं, यह हमारी मर्जी है। चलो अब तुम्हारी बारी। ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 में पूछा गया था। संप्रभु शब्द का क्या अर्थ है, जैसा कि प्रस्तावना में वर्णित है? इसका अर्थ है कि भारत किसी विदेशी सत्ता पर निर्भर नहीं है और अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। एक्सीलेंट। यही आत्मविश्वास हमें चाहिए। अब जब हम आजाद हो गए तो सवाल उठा कि देश चलेगा कैसे, समाज की व्यवस्था कैसी होगी। तब हमने चुना समाजवाद। लेकिन यह रूस या चीन वाला साम्यवाद नहीं है। हमारा समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, जिसका झुकाव गांधी जी के विचारों की ओर है। इसका सीधा सा मतलब है कि देश के संसाधनों का इस्तेमाल समाज के कल्याण के लिए होगा, ताकि अमीर और गरीब के बीच की खाई कम हो। इसका लक्ष्य है गरीबी, बीमारी और अवसर की असमानता को खत्म करना। इसीलिए भारत में आपको सरकारी अस्पताल भी मिलेंगे और प्राइवेट भी, सरकारी स्कूल भी मिलेंगे और प्राइवेट भी। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल है, मिक्स्ड इकोनॉमी। एक बात याद रखना, यह शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया। गॉट इट सर। बताओ कनिष्क, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? ये एसएससी सीएचएसएल 2022 का सवाल है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। परफेक्ट। और यह संशोधन किसकी सिफारिश पर हुआ था?
सरदार स्वर्ण सिंह समिति। बहुत बढ़िया, देख रही हो सब कुछ कैसे जुड़ा हुआ है। एक और सवाल, आरपीएस मेंस 2023 में आया था। भारतीय संविधान में अपनाया गया समाजवाद किस प्रकृति का है? लोकतांत्रिक समाजवाद। करेक्ट, जिसका झुकाव गांधीवादी समाजवाद की ओर है। अब देश की आर्थिक दिशा तय हो गई, लेकिन भारत जैसे देश में जहां इतनी सारे धर्म हैं, वहां शांति कैसे स्थापित हो? इसका जवाब है पंथ निरपेक्षता। ये शब्द भी 42वें संशोधन से ही जोड़ा गया। इसका मतलब है कि राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा। राज्य की नजर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सब बराबर हैं। राज्य ना किसी धर्म को बढ़ावा देगा, ना किसी को दबाएगा। वो सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान और संरक्षण करेगा। ये सर्वधर्म संभाव की हमारी हजारों साल पुरानी भारतीय अवधारणा है। तैयार हो अगले सवाल के लिए? यस सर। यूपीएससी सीएसई 2022 में एक सवाल था, एक पंथ निरपेक्ष राज्य की सबसे सटीक परिभाषा क्या है? राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा और वो सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। शानदार, यही भारत की खूबसूरती है। अब देश आजाद है, आर्थिक और सामाजिक दिशा तय है, तो सरकार कौन चलाएगा? इसका जवाब है लोकतंत्र, यानी लोगों का, लोगों के लिए, लोगों द्वारा शासन। सरकार आसमान से नहीं टपकेगी, उसे हम और तुम जैसे आम लोग चुनेंगे। कैसे? अपने वोट से। और ये सरकार हमारी नौकर होगी, हमारी मालिक नहीं। वो हमारे प्रति जवाबदेह होगी। समय समय पर चुनाव, हर अवयस्क को वोट देने का अधिकार, कानून का राज और स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सब लोकतंत्र के ही हिस्से हैं। चलो बताओ, प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक शब्द ये सुनिश्चित करता है कि शासन की शक्ति का स्रोत हैं। ये आरआरबी एनटीपीसी 2022 में आया था, भारत के लोग। एग्जैक्टली। तुम्हारे एक वोट की कीमत इसी एक शब्द में छिपी है। और आखिरी स्तंभ है गणराज्य। लोकतंत्र तो ब्रिटेन में भी है, पर वहां की राष्ट्र प्रमुख यानी हेड ऑफ स्टेट महारानी है, जो वंशानुगत पद पर हैं। गणराज्य का मतलब है कि हमारे देश का प्रमुख यानी हमारे राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होंगे। राजा का बेटा राजा नहीं बनेंगे, बल्कि जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। ये राजशाही का अंत और योग्यता का सम्मान है। इसका मतलब ये भी है कि देश का कोई भी नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या लिंग का हो, सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है। कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होगा। गणराज्य पद का तात्पर्य है कि राष्ट्र का प्रमुख, ये एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ 2023 का प्रश्न है, वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है। तुम तो कमाल कर रही हो, यही तो चाहिए। अब कुछ मुश्किल सवाल जो क्रम और समय पर आधारित हैं। बीपीएससी टीचर एग्जाम 2023 में शब्दों का सही क्रम पूछा गया था। बताओ प्रस्तावना में इन शब्दों का सही क्रम क्या है? सर, सही क्रम है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। आउटस्टैंडिंग। ये क्रम बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। SSSDR यानी सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? ये यूपीएससी सीडीएस 2022 में पूछा गया था। एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द तो 1976 में 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ब्रिलियंट कनिष्क, ब्रिलियंट। तुम अब सिर्फ रट नहीं रही हो, तुम समझ रही हो। यही समझ तुम्हें सफलता दिलाएगी। कनिष्क, हमने भारत का चरित्र तो समझ लिया, लेकिन इस देश को बनाने का मकसद क्या था? हमारे संविधान निर्माताओं का सपना क्या था? वो अपने नागरिकों को क्या देना चाहते थे? इसका जवाब प्रस्तावना के अगले हिस्से में है। ये संविधान के 4 महान उद्देश्य हैं, या यूं कहूं कि ये हमारे संविधान का हर नागरिक से किया गया एक पवित्र वादा है। ये वादा है न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का। तो मानसर, न्याय के बारे में बताओ। बिल्कुल, पहला वादा है न्याय का, और ये सिर्फ अदालत वाला न्याय नहीं है। ये 3 तरह का है। सामाजिक न्याय, इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, रंग, धर्म, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ये वो सपना था जिसके लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। उन्होंने जो अपमान और पीड़ा झेली, वो चाहते थे कि आजाद भारत का कोई भी बच्चा वो न झेले। आर्थिक न्याय, इसका मतलब है कि आर्थिक कारणों से किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। हर किसी को अपनी योग्यता के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और राज्य धन संपदा के केंद्रीकरण को रोकने की कोशिश करेगा। राजनीतिक न्याय, इसका मतलब है कि हर वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार होगा
और हर नागरिक को चुनाव में खड़े होने का समान अवसर मिलेगा। चलो एक आसान सा सवाल, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023। 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सही जवाब। दूसरा वादा है स्वतंत्रता का। ये सिर्फ आजादी नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने का अवसर देना है। आप क्या सोचते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, किस पर विश्वास करते हैं, किस धर्म को मानते हैं और कैसे पूजा पाठ करते हैं, इसकी पूरी स्वतंत्रता है। लेकिन याद रखना, ये स्वतंत्रता असीमित नहीं है। आप कुछ भी बोलने की आजादी के नाम पर देश की एकता को खतरा नहीं पहुंचा सकते। ये क्वालिफाइड लिबर्टी है, एब्सोल्यूट नहीं। इस स्वतंत्रता के लिए भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते फांसी को चूम लिया था। उन्होंने कहा था कि वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं, मेरे विचारों को नहीं। ये स्वतंत्रता हमें उन्हीं की देन है। अब एक ट्रिकी सवाल, ये यूपीएससी सीएसई 2022 के पेपर में था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? विकल्प थे अ, विचार की स्वतंत्रता, ख, आर्थिक स्वतंत्रता, ग, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और घ, विश्वास की स्वतंत्रता। सर, आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। ब्रिलियंट। आर्थिक न्याय है, स्वतंत्रता नहीं। ये बारीक अंतर ही तुम्हें दूसरों से आगे ले जाएगा। तीसरा वादा है समता का। इसका मतलब है कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए कोई विशेष अधिकार नहीं होंगे और कानून की नजर में सब बराबर होंगे। चाहे कोई कितना भी अमीर हो या गरीब, शक्तिशाली हो या कमजोर, कानून सबके लिए एक है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार सबको आगे बढ़ने के समान अवसर भी देगी। इसीलिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण जैसी व्यवस्था की गई, ताकि जो लोग सदियों से पीछे रह गए हैं उन्हें भी बराबरी पर आने का एक अवसर मिल सके। जी सर। बताओ, प्रस्तावना में उल्लेखित समता किन दो नुपों को सुनिश्चित करती है? आरपीएससी आरएस 2023। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। बहुत अच्छे। और चौथा और सबसे खूबसूरत वादा है बंधुता का, यानी भाईचारे की भावना। हमारे संविधान निर्माता जानते थे कि न्याय, स्वतंत्रता और समता तब तक अधूरे हैं जब तक हम सब भारतीय एक दूसरे को भाई बहन ना समझें। इसीलिए एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान किया गया। हम पहले भारतीय हैं, बाद में राजस्थानी, पंजाबी या तमिल। इस बंधुता का उद्देश्य दो हैं। पहला, हर एक व्यक्ति की गरिमा मतलब डिग्निटी सुनिश्चित करना, और दूसरा, हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता को मतलब यूनिटी एंड इंटेग्रिटी को बनाए रखना। कनिष्क देखो, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि स्वतंत्रता, समता और बंधुता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। बिना समता के स्वतंत्रता कुछ लोगों का एकाधिकार बन जाएगी, बिना स्वतंत्रता के समता व्यक्तिगत पहल को खत्म कर देगी, और बिना बंधुता के स्वतंत्रता और समता का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। ये तीनों एक त्रिमूर्ति की तरह हैं। कनिष्क, अब सवाल पूछूं मैं? जी सब पूछो। तो बताओ फिर, प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श क्या सुनिश्चित करने का प्रयास करता है? ये यूपीएससी मेंस 2023 से प्रेरित एक प्रश्न है। भाईचारे की भावना जो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करे। एकदम सटीक। और ये बताओ, अखंडता शब्द को प्रस्तावना में किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया था? एसएससी सीजीएल 2022। 42वें संशोधन 1976 द्वारा। बहुत खूब। पहले सिर्फ राष्ट्र की एकता था, जिसे बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया। अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। हमने प्रस्तावना के खूबसूरत शब्दों और वादों को तो समझ लिया, लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ। क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? क्या इसे कोर्ट में लागू करवाया जा सकता है? इस सवाल ने हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट को भी सालों तक उलझाए रखा। ये किसी रोमांचक कोर्टरूम ड्रामा से कम नहीं था। अच्छा, ऐसा समझो कि बेरुबारी यूनियन मामला क्या था? बेरुबारी यूनियन मामला 1960। बिल्कुल, 1960 में एक मामला आया, बेरुबारी यूनियन केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक अजीब सा फैसला दिया। कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान बनाने वालों के दिमाग को खोलने की एक चाबी तो है, ये उनके महान उद्देश्यों को दर्शाती है, लेकिन ये संविधान का हिस्सा नहीं है। ये एक बड़ा झटका था, वम्फी। इसका मतलब था कि विधायिका इसमें संशोधन नहीं कर सकती और इसे कानूनी तौर पर लागू नहीं किया जा सकता। तो मेरा सवाल तुमसे यह है कि किस न्यायिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार यह निर्धारित किया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? बीपीएससी जुडिशियल सर्विस 2023। बेरुबारी यूनियन मामला 1960। बिल्कुल, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असली क्लाइमैक्स तो अभी बाकी था।
13 साल बाद 1973 में भारतीय न्यायपालिका के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण मामला आया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इस केस को सुनने के लिए पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 13 जज एक साथ बैठे, जो आज तक की सबसे बड़ी संवैधानिक बेंच है। 68 दिनों तक लगातार सुनवाई चली और 24 अप्रैल 1973 को एक ऐतिहासिक फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने 7-6 के बहुमत से अपने ही पुराने बेरुबारी वाले फैसले को पलट दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कोर्ट ने एक नया सिद्धांत दिया जिसे कहते हैं संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत, यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। इसका मतलब था कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन तो कर सकती है, यहां तक कि प्रस्तावना में भी, लेकिन वो संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती, यानी वो संविधान की आत्मा को नहीं मार सकती। माय गॉड। तो बताओ एक सवाल, किस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पिछले निर्णय को पलटते हुए प्रस्तावना को संविधान का एक अभिन्न अंग घोषित किया? एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। एकदम सही। ये सिर्फ एक केस नहीं, हमारे संविधान का रक्षा कवच है। बताओ, संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस मामले के परिणाम स्वरूप प्रतिपादित किया गया था? यूपीएससी सीएसई 2023। केशवानंद भारती मामले में। शाबाश। केशवानंद भारती मामले के फैसले के बाद ही संसद को प्रस्तावना में संशोधन करने का रास्ता मिला और 1976 में आपातकाल के दौरान 42वें संविधान संशोधन के जरिए प्रस्तावना में पहली और आखिरी बार संशोधन किया गया। इसी संशोधन से 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इस टेबल को देखो, ये तुम्हारे रिवीजन के लिए बहुत जरूरी है। यस सर। बेरुबारी यूनियन मामला 1960 प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन संविधान की व्याख्या में सहायक है। केशवानंद भारती मामला 1973 है और इसमें संशोधन हो सकता है बशर्ते मूल ढांचा प्रभावित ना हो। एसआर बोमई मामला 1994 प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और पंथ निरपेक्षता मूल ढांचे का हिस्सा है। अब एक सीधा सा सवाल, भारत के संविधान की प्रस्तावना में आज तक कितनी बार संशोधन किया गया है? आरआरबी ग्रुप डी 2022। केवल एक बार। करेक्ट। देखा, कितना भी मुश्किल टॉपिक हो, अगर कहानी की तरह समझो तो सब आसान हो जाता है। कनिष्क, तुमने क्लास की शुरुआत में पूछा था कि इन शब्दों का क्या मतलब है, ये खोखले क्यों लगते हैं? अब बताओ, क्या ये सिर्फ शब्द है? नहीं, ये वो मशाल है जिसे लाखों शहीदों ने अपने खून से जलाकर हमें सौंपा है। ये एक जिंदा दस्तावेज है और इसे जिंदा रखने की जिम्मेदारी अब हमारी पीढ़ी की है, तुम्हारी और मेरी। जब तुम्हें लगे कि बाहर अन्याय हो रहा है तो प्रस्तावना का न्याय शब्द तुम्हें लड़ने की ताकत देगा। जब कोई तुम्हारी आवाज दबाने की कोशिश करे तो स्वतंत्रता तुम्हारा हथियार बनेगी। जब तुम्हें भेदभाव दिखे तो समता तुम्हारा सिद्धांत बनेगी। और जब कोई देश को धर्म और जाति में बांटने की कोशिश करे तो बंधुता की भावनाओं से रोकेगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को राधे राधे। मैं गौरव सिंह चांड आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रीजनिंग बाय गौरव सर। इस ऑफलाइन मंच को काफी समय देने के बाद आप में से अधिकतम विद्यार्थियों ने मुझे कहा कि सर आपको ऑनलाइन मंच पर भी आना चाहिए। तो आपकी इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक छोटी सी शुरुआत कर रहा हूं इस चैनल के माध्यम से, जिसका नाम है रीजनिंग बाय गौरव सर। इस चैनल के अंदर हम 2 विषय कवर करने वाले हैं, जिसमें पहला विषय है हमारा मैथ्स और दूसरा विषय है हमारा रीजनिंग। अब मैं उम्मीद ये लगाता हूं कि अगर ये चैनल आपके कहने से बनाया गया है तो आप सभी का भरपूर प्यार और सहयोग इस चैनल को मिलता रहेगा। इस चैनल के अंदर हम लोग 2 वैकेंसियों को दिमाग में रखते हैं, एक सेंट्रल वैकेंसी और एक है हमारी स्टेट वैकेंसी। फर्स्ट हमारी सेंट्रल वैकेंसी, सेकंड हमारी स्टेट वैकेंसी। अब जानते हैं हमारा जो विषय है रीजनिंग और मैथ्स, ये ऐसे विषय हैं जो आज हर भर्ती में काम आ रहे हैं। हम प्रयास ये रखेंगे कि इस चैनल के माध्यम से हम जो भी टॉपिक उठा रहे हैं, चाहे वो रीजनिंग का है चाहे वो मैथ्स का है, उसे हम इजी टू हाई लेवल पर रखते हुए कवर करें। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक टॉपिक रीजनिंग का उठाया, पहले हम उसके बारे में उसका बेसिक समझेंगे, उसकी थ्योरी क्या है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें कौन कौन से तरीके काम आ सकते हैं। कहने का मतलब है हर टॉपिक को हम 0 to हीरो कवर करेंगे ताकि हर जगह आपको उसका बेनिफिट मिले। सेकंड, यही प्रोसेस हम गणित में भी काम करेंगे कि हर प्रश्न को इजी लेवल टू हाई लेवल हमें कवर करना है। अब जैसे हम बात करें हमारी सेंट्रल वैकेंसियों की,
तो आप जानते हैं सेंट्रल वैकेंसी में सबसे पहले हमारी कवर हो रही है एसएससी, हमारा कवर हो रहा है बैंक, हमारा कवर हो रहा है रेलवे, हमारा कवर है आर्मी। इवन अगर आप बात करें एयरफोर्स के वाई ग्रुप की या नेवी में एमआर की, तो वहां भी आपके रीजनिंग और मैथ्स यूज आ रहा है। तो जितनी भी भर्तियां आप यूज ले रहे हैं, हम ये चाहेंगे कि जो विद्यार्थी किसी परेशानी से या समस्या से ऑफलाइन मंच को नहीं ज्वाइन कर पाया, तो वो इस चैनल के माध्यम से इन दो विषयों को अच्छे से अच्छा कर पाए। दूसरा, जो विद्यार्थी वर्तमान में मुझसे ऑफलाइन मंच पे पढ़ रहे हैं या मुझसे पढ़ के जा चुके हैं, मैं ये चाहूंगा कि अगर कोई डाउट आपका भी रह गया हो क्लास में, तो आप इन वीडियो के माध्यम से उसे कवर करें। दूसरा, जो भी विद्यार्थी इन वीडियोस को देखे, अगर कोई भी डाउट आपका रह जाता है वीडियो में, कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आता है, आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिखें। हम पूरी सहायता करेंगे कि उस समस्या का समाधान हम कर पाए। बस मेरा प्रयास यही है मित्रों कि हम ये चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से ये जो दो विषय हैं जिन्हें बच्चा बहुत ज्यादा टेंशन से पढ़ता है या समझ में नहीं आ रहा है कि सर हम किस प्रकार से इसे पढ़ें, रीजनिंग बहुत भारी है सर, गणित बिल्कुल नहीं हो पा रहा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसे कितना सरल बना सकता हूं, इतनी सरल भाषा में यूज करें कि आपको इन विषयों से प्यार हो और आप इन विषयों में अधिकतम स्कोर कर पाए। बस इसी उम्मीद से, इसी विश्वास से हम इस चैनल की शुरुआत कर रहे हैं। तो ध्यान रहे, ये आपका अपना चैनल है रीजनिंग बाय गौरव सर, और इसे अधिक से अधिक प्यार और सहयोग आपको ही देना है। तो इसे प्यार और सहयोग के रूप में हम जो वीडियोस आपको दे रहे हैं, उन्हें अधिक से अधिक आप लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप चैनल से जुड़ेंगे तभी आपको ये सब जानकारी प्रॉपर रूप में मिल पाएगी। आप अपने मित्र और जो भी आपका मिलने वाला किसी न किसी भर्ती की तैयारी कर रहा है, उससे ये चैनल साझा जरूर करें ताकि आप सभी को इससे फायदा मिल पाए। मैं भी पूरा प्रयास ये रखूंगा कि आपको कंटेंट ऐसा दिया जाए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके हर जगह फायदा दे। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। कल से वीडियो नियमित अपलोड करनी शुरू कर दी जाएंगी, और आपसे भी रिक्वेस्ट यही रखूंगा कि कल से आप भी जितने भी वीडियोस हम अपलोड करते हैं उन्हें नियमित देखें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज का हमारा विषय है अखंड भारत, द यूनियन। कल्पना कीजिए एक घर की। इससे पहले कि आप ये तय करें कि घर के नियम क्या होंगे या कौन से कमरे में कौन सोएगा, आपको सबसे पहले अपनी दीवारें खड़ी करनी होती हैं। आपको ये जानना होता है कि आपकी जमीन कहां तक है। इसीलिए हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों या राष्ट्रपति की शक्तियों से पहले भाग 1 को रखा। ये भाग उत्तर देता है उस सबसे बुनियादी सवाल का, भारत क्या है। अनुच्छेद 1 कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये सुनने में सरल लगता है, लेकिन दो नाम क्यों और यूनियन ही क्यों? अमेरिका की तरह फेडरेशन क्यों नहीं? सीधा बुलजाई पे निशाना दृष्टि, बहुत बढ़िया। यही वो सवाल है जो इंटरव्यू बोर्ड अक्सर पूछता है। संविधान सभा में इस पर लंबी बहस हुई थी। एचवी कामत जैसे सदस्यों ने भारत नाम का सुझाव दिया, जबकि कुछ आधुनिकतावादी इंडिया चाहते थे। अंततः एक मिश्रित संस्कृति को स्वीकार किया गया, इंडिया जो कि भारत है। अब यूनियन बनाम फेडरेशन पर आते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में इसे स्पष्ट किया था। अंबेडकर ने कहा था, द फेडरेशन इज अ यूनियन बिकॉज इट इज इनडिस्ट्रक्टिबल। Though the country and the people may be divided into different states for convenience of administration, the country is one integral whole. यानी फेडरेशन एक यूनियन है क्योंकि इसे तोड़ा नहीं जा सकता। हालांकि प्रशासन की सुविधा के लिए देश और लोगों को अलग-अलग राज्यों में बांटा जा सकता है, लेकिन देश एक अखंड इकाई है। अमेरिका एक फेडरेशन है, वहां राज्य पहले थे, वे एक अग्रीमेंट के तहत साथ आए, इसलिए तकनीकी रूप से उन्हें अलग होने का अधिकार है। लेकिन भारत राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। हम एक यूनियन है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, यानी एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। राज्य को तोड़ा जा सकता है, नाम बदला जा सकता है, लेकिन संघ को नहीं तोड़ा जा सकता। कोई भी राज्य भारत से अलग होने की मांग नहीं कर सकता।
सर, टेस्ट क्यू ऐप के पॉलिटी टेस्ट सीरीज में एक PYQ फ्लैश हो रहा है। संविधान के अनुच्छेद 1(3) के तहत भारतीय क्षेत्र यानी टेरिटरी ऑफ इंडिया को किन श्रेणियों में बांटा गया है? राज्यों के राज्य क्षेत्र, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। बिल्कुल सही। और यहाँ एक बहुत बारीक अंतर है जिसे यूपीएससी अक्सर प्रीलिम्स में पूछता है। भारत का संघ यानी यूनियन ऑफ इंडिया बनाम भारत का राज्य क्षेत्र यानी टेरिटरी ऑफ इंडिया। यूनियन में केवल राज्य शामिल हैं, जबकि टेरिटरी एक व्यापक शब्द है। इसमें राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और भविष्य में अर्जित किए जाने वाले क्षेत्र भी शामिल हैं। संप्रभुता यानी सॉवरेंटी टेरिटरी में झलकती है। अर्जित करने की बात तो समझ आती है सर, लेकिन क्या संसद अपनी जमीन किसी विदेशी देश को दे सकती है? क्या अनुच्छेद 3 के तहत हम अपना हिस्सा काट कर दे सकते हैं? अब हम एक काले अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं दृष्टि। बेरूबारी यूनियन मामला 1960। कहानी 1958 की है। भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और पाकिस्तान के फिरोज खान नून के बीच एक समझौता हुआ, नेहरू नून समझौता। इसके तहत पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले का एक छोटा सा हिस्सा बेरूबारी यूनियन, पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश, को दिया जाना था। बंगाल जल उठा, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी। और कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, अनुच्छेद 3 जो राज्यों की सीमा बदलने की शक्ति देता है वो केवल आंतरिक पुनर्गठन के लिए है। संसद साधारण कानून बनाकर भारत की संप्रभु जमीन किसी विदेशी को नहीं सौंप सकती। इसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करना होगा। इसी फैसले के कारण 9वां संविधान संशोधन पारित हुआ और बेरूबारी पाकिस्तान को सौंपा गया। लेकिन एक पेंच और है। 1969 में मगन भाई ईश्वर भाई पटेल बनाम भारत संघ कच्छ का रण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर केवल सीमा विवाद का निपटारा यानी बाउंड्री डिस्प्यूट सेटलमेंट हो रहा है और कोई स्पष्ट भारतीय क्षेत्र नहीं दिया जा रहा तो संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। ये केवल कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव द्वारा किया जा सकता है। तो सर, 2015 में बांग्लादेश के साथ जो लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट हुआ उसमें 100वां संविधान संशोधन क्यों करना पड़ा? क्योंकि उसमें हमने 111 एन्क्लेव बांग्लादेश को सौंपे और 51 एन्क्लेव प्राप्त किए। इसमें भारत के भूभाग का स्पष्ट हस्तांतरण यानी सेशन शामिल था। इसीलिए 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 लाया गया। अब देखो अनुच्छेद 2 बनाम अनुच्छेद 3। एक तरफ लिखा विशेषता, एक साइड में अनुच्छेद 2 और एक तरफ अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 2 का लक्ष्य नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना करना है। अनुच्छेद 3 का लक्ष्य एग्जिस्टिंग राज्यों का पुनर्गठन। अनुच्छेद 2 का क्षेत्र वो क्षेत्र जो पहले से भारत का हिस्सा नहीं है। अनुच्छेद 3 का क्षेत्र वो क्षेत्र जो पहले से भारत का हिस्सा है। अनुच्छेद 2 का उदाहरण है सिक्किम का भारत में प्रवेश यानी 1975। अनुच्छेद 3 का उदाहरण है तेलंगाना का आंध्र प्रदेश से निर्माण 2014। अनुच्छेद 2 की शक्ति संसद विधि द्वारा शर्तें तय कर सकती है। अनुच्छेद 3 की शक्ति संसद साधारण बहुमत से नाम या सीमा बदल सकती है। दृष्टि, इसे ऐसे याद रखो, अनुच्छेद 2 बाहरी यानी आउटसाइडर्स के लिए है और अनुच्छेद 3 घर वालों यानी इनसाइडर्स के लिए है। और अनुच्छेद 3 की प्रक्रिया क्या राज्य मना कर सकते हैं? यहीं को संघ की असली ताकत है। प्रक्रिया के 2 चरण हैं जो प्रीलिम्स के लिए घातक है। राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश बिल पेश करने से पहले अनिवार्य है। राज्य विधानमंडल का मत, राष्ट्रपति बिल को संबंधित राज्य के पास भेजते हैं, लेकिन राज्य का मत राष्ट्रपति या संसद पर बाध्यकारी यानी बाइंडिंग नहीं है। संसद उसे खारिज कर सकती है। जैसे 2014 में आंध्र प्रदेश विधानसभा ने विभाजन को खारिज कर दिया था, फिर भी संसद ने तेलंगाना बना दिया। ये तो काफी कठोर लगता है। ये राष्ट्रीय अखंडता के लिए है। अमेरिका में राज्यों की सहमति के बिना उनकी सीमा नहीं बदली जा सकती। भारत में संसद सर्वोच्च है। और अंत में अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए गए बदलाव अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, यानी ये सब साधारण बहुमत से हो सकता है। अब आते हैं एकीकरण का रक्त रंजित इतिहास 1947 टू 1956, द ब्लडी हिस्ट्री ऑफ इंटीग्रेशन। 552 रियासतों का खेल, द गेम ऑफ 552 प्रिंसली स्टेट्स। 1947 अंग्रेज हमें एक पहेली देकर गए। भारत की भौगोलिक सीमा में 552 रियासतें थीं।
549 ने आसानी से भारत में विलय कर लिया। सरदार पटेल और वीपी मेनन की कूटनीति काम आई, लेकिन 3 रियासतें अड़ गईं। जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद। बिल्कुल। जूनागढ़ नवाब मुस्लिम जनता हिंदू जनमत संग्रह हुआ, जनता ने भारत को चुना, फरवरी 1948। कश्मीर पाकिस्तानी कबायलियों के हमले के बाद महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। हैदराबाद, ये सबसे कठिन था। निजाम उस्मान अली खान को आजाद रहना था। उन्होंने रजाकारों की फौज को जनता पर छोड़ दिया। ऑपरेशन पोलो, सितंबर 1948। इसे आधिकारिक रूप से पुलिस कार्यवाही कहा गया, लेकिन यह पूरी तरह से मिलिट्री अभियान था। 17 सितंबर 1948। इस तस्वीर के साथ भारत के पेट का अल्सर ठीक हो गया। लेकिन जैसे ही नक्शा जुड़ा, भाषा के आधार पर टूटने का खतरा मंडराने लगा। दक्षिण भारत से मांग उठी, हमारी भाषा हमारा राज्य। सरकार ने जून 1948 में धर कमीशन बनाया। एसके धर ने कहा, ना, भाषा नहीं, प्रशासनिक सुविधा आधार होना चाहिए। जनता नाराज थी। दिसंबर 1948 में जेवीपी समिति बनी, यानी जवाहरलाल वल्लभ भाई पट्टाभी। उन्होंने भी कहा, अभी नहीं। और फिर आए पोट्टी श्रीरामुलु, एक साधारण गांधीवादी। उन्होंने मद्रास राज्य से अलग तेलुगु भाषी आंध्र राज्य की मांग की। 19 अक्टूबर 1952 को उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया। 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन। सरकार ने ध्यान नहीं दिया। 15 दिसंबर 1952, 58 दिनों की भूख के बाद पुट्टी श्रीरामुलु का निधन हो गया। उनकी मौत ने पूरे आंध्र को जला दिया। दंगे हुए, पुलिस फायरिंग हुई। नेहरू जी को झुकना पड़ा और 1 अक्टूबर 1953 को भारत का पहला भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश बना। तत्कालीन आंध्र राज्य, राजधानी कुर्नूल। और एक बार आंध्र बना तो पेंडोरा का बॉक्स खुल गया। हाँ, मजबूरन सरकार को फजल अली आयोग यानी राज्य पुनर्गठन आयोग SRC दिसंबर 1953 बनाना पड़ा। सदस्य फजल अली ये अध्यक्ष थे। KM पणिक्कर और HN कुंजरू, ट्रिक याद करना, फापाकू। इन्होंने अपनी 1955 की रिपोर्ट में भाषाई आधार को स्वीकार किया, लेकिन एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को खारिज कर दिया। परिणाम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और 7वां संविधान संशोधन। भाग ABCD की श्रेणियां समाप्त हुई। 1 नवंबर 1956 को भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 1956 के 14 राज्य देखो: आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई यानी बॉम्बे, जम्मू और कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। 1956 के 6 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटीज: फर्स्ट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी दीवी यानी लक्षद्वीप, मणिपुर, त्रिपुरा। अब देखते हैं 1956 के बाद का भारत, पोस्ट 1956 एवोल्यूशन एंड क्रोनोलॉजी। अब हम 1956 से 2026 की यात्रा करेंगे। यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। 1960 में बंबई जल रहा था। मराठी लोग संयुक्त महाराष्ट्र चाहते थे और गुजराती महागुजरात। फ्लोरा फाउंटेन, मुंबई, पुलिस फायरिंग में 106 लोग मारे गए। आज उसे हुतात्मा चौक कहते हैं। परिणाम, 1960 में बंबई का विभाजन हुआ। महाराष्ट्र बंबई के साथ, गुजरात 15वां राज्य। सर, इसे याद रखने की कोई ट्रिक? बिल्कुल, ये रही मानसर की मास्टर ट्रिक। इसे नोट कर लो। हवा में चमकते हुए शब्द आते हैं। आम गुनाह है, मैम तुसी गाओ, छाता उठाओ और झाड़ू तोलो। आम, AM, आंध्र 1953, महाराष्ट्र 1960। गुना, GUNA, गुजरात 1960 15th, नागालैंड 1963 16th। हे, HE, हरियाणा 1966 17th, शाह आयोग की सिफारिश पर पंजाब से अलग। ही, HI, हिमाचल प्रदेश 1971 18th, यूटी से राज्य बना। मैम, MAM, मणिपुर 1972 19th, मेघालय 1972 21st। TU, त्रिपुरा 1972 20th। CSI, सिक्किम 1975 22nd। गाओ, GAO, मिजोरम 1987 23rd, अरुणाचल 1987 24th, गोवा 1987 25th। छा, CHA, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 26th, MP से। U, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 27th, UP से।
झा JHA झारखंड 15 नवंबर 2028 बिहार से। तोलो TOLO तेलंगाना 2 जून 2014 29 आंध्र प्रदेश से। वाह, आम गुनाह है, ये तो कभी नहीं भूलेगा। अब देखते हैं सिक्किम की अनकही कहानी, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सिक्किम। सिक्किम की कहानी सबसे अलग है। 1947 तक ये एक भारतीय रियासत थी, लेकिन इसे संरक्षित राज्य यानी प्रोटेक्टोरेट का दर्जा मिला था। यहाँ चोग्याल यानी राजा का शासन था। 1974 में वहाँ की जनता ने विद्रोह किया। भारत ने 35वां संविधान संशोधन 1974 पारित किया और सिक्किम को एक नया दर्जा दिया, सहयुक्त राज्य, एसोसिएट स्टेट। इसके लिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 2A जोड़ा गया। लेकिन सर, अब तो 2A नहीं है। सही, ये प्रयोग केवल 1 साल चला। 1975 में जनमत संग्रह हुआ। 97.5% लोगों ने राजशाही के खिलाफ वोट दिया। फिर आया 36वां संविधान संशोधन 1975। सिक्किम भारत का 22वां पूर्ण राज्य बन गया। अनुच्छेद 2A को हटा दिया गया और विशेष प्रावधानों के लिए अनुच्छेद 371F जोड़ा गया। नेक्स्ट, आधुनिक भारत और 2026 का परिदृश्य, करंट अफेयर्स 2019-2026। 5 अगस्त 2019 भारतीय इतिहास का एक निर्णायक दिन था। धारा 370 को कमजोर किया गया। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित हुआ। राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों यानी यूटीज में बांट दिया गया। जम्मू और कश्मीर विधायिका यानी लेजिस्लेचर के साथ, लद्दाख बिना विधायिका के। ये 31 अक्टूबर 2019 सरदार पटेल जयंती से लागू हुआ। इससे राज्यों की संख्या 29 से घटकर 28 हो गई। और दादरा और नागर हवेली? प्रशासनिक सुविधा के लिए दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों का विलयन अधिनियम 2019 द्वारा दोनों यूटीज को मिला दिया गया। ये 26 जनवरी 2020 से लागू हुआ। तो दिसंबर 2025 तक का अंतिम स्कोर क्या है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब देखो लद्दाख का आक्रोश और 2026 के मुद्दे यानी प्रोटेस्ट्स एंड डिमांड्स। कहानी यहां खत्म नहीं होती दृष्टि। 2024 और 25 में लद्दाख सुलग रहा है। ले एपिक्स बॉडी LAB और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA की मांगे स्पष्ट है। पूर्ण राज्य का दर्जा स्टेटहुड, 6ठी अनुसूची 6th शेड्यूल में शामिल करना, जनजातीय संस्कृति और जमीन की रक्षा के लिए। 2025 में सोनम वांगचुक के नेतृत्व में पश्मीना मार्च ने दुनिया का ध्यान खींचा। केंद्र सरकार पर्वतीय परिषदों को सशक्त बनाने पर बात कर रही है, लेकिन 6ठी अनुसूची पर गतिरोध बना हुआ है। और कोई एक्टिव मांगे? हाँ, गोरखालैंड। 2024 के अंत में दार्जिलिंग में फिर से सुगबुगाहट हुई। केंद्र ने वार्ताकार नियुक्त किया है। इसके अलावा महाराष्ट्र में विदर्भ की मांग अभी भी जीवित है। अब चलो क्षेत्रीय परिषदें और टेस्ट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मंच, जोनल काउंसिल्स। इतने राज्यों को साथ रखने के लिए हमें गोंद की जरूरत थी। वो है गुजरात की क्षेत्रीय परिषदें। ध्यान देना, ये संवैधानिक निकाय यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है, ये सांविधिक हैं, जिन्हें राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा बनाया गया। फर्स्ट, नॉर्दर्न मुख्यालय नई दिल्ली। सेकंड, सेंट्रल मुख्यालय प्रयागराज। थर्ड, ईस्टर्न मुख्यालय कोलकाता। फोर्थ, वेस्टर्न मुख्यालय मुंबई। फिफ्थ, सदर्न मुख्यालय चेन्नई। इसमें अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री सभी के लिए कॉमन और उपाध्यक्ष राज्यों के मुख्यमंत्री रोटेशन से 1 साल के लिए। और पूर्वोत्तर? वो इन 5 में नहीं है। उनके लिए पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल बनाई गई। मुख्यालय शिलोंग। इसमें 8 राज्य हैं, 7 सिस्टर्स प्लस सिक्किम। हाल ही में 72nd NEC प्लीनरी मीटिंग अगरतला में हुई, जहां एक्ट ईस्ट पॉलिसी और सीमा विवादों पर चर्चा हुई। अब समय है ये देखने का कि क्या तुमने सच में सीखा है। ये सवाल कठिन कथन कारण वाला है। टेस्ट क्यू ऐप के हार्डेस्ट हिट्स सेक्शन से। बताओ। कथन A, संसद साधारण बहुमत से किसी भारतीय राज्य का क्षेत्र किसी विदेशी राज्य को सौंप सकती है। कारण R, संविधान का अनुच्छेद 4 घोषित करता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। कथन A गलत है। बेरुबारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विदेशी राज्य को क्षेत्र सौंपने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन जरूरी है, विशेष बहुमत से। साधारण बहुमत से ये नहीं हो सकता। कारण R अपने आप में सही है, अनुच्छेद 4 यही कहता है, लेकिन ये कथन A की व्याख्या नहीं करता, क्योंकि कथन A ही गलत है। तो उत्तर होगा A गलत है लेकिन R सही है। शानदार। क्या तुमने कभी सोचा है कि घर यानी होम का असली मतलब क्या होता है?
ईंट और पत्थर की चारदीवारी, या वो एहसास कि तुम इस जमीन का हिस्सा हो और ये जमीन तुम्हारी है? सर, पॉलिटिक्स की किताबों में तो घर का मतलब डोमिसाइल और रेजिडेंस लिखा है, लेकिन आज मौसम ऐसा है कि लग रहा है आप कुछ और ही गहराई में जाने वाले हैं। बिल्कुल सही पकड़ा तुमने। आज हम जिस चैप्टर को डिकोड करने वाले हैं वो संविधान का सबसे भावुक हिस्सा है। पार्ट 2, नागरिकता यानी सिटीजनशिप, अनुच्छेद 5 से 11। ये केवल वकीलों के लिए लिखे गए शब्द नहीं है राधिका, ये 1947 के उस खूनी इतिहास का दस्तावेज है जब लाखों लोग अपनी जड़ों से उखड़कर इधर से उधर भाग रहे थे। ट्रेनों की छतों पर बैठे हुए वो लोग, आंखों में डर और दिल में एक ही सवाल, क्या हम भारत के नागरिक हैं? सोचो, 1947 का वो मंजर, एक लकीर खिंच गई, रैडक्लिफ लाइन। कल तक जो लाहौर हमारा था आज वो पराया हो गया, कल तक जो ढाका अपना था आज वो विदेशी जमीन थी। ऐसे में हमारे संविधान निर्माताओं यानी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी ये तय करना कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू होगा तब भारत का नागरिक कौन कहलाएगा। इसीलिए आर्टिकल्स 5, 6, 4 और 8 को फ्रेम किया गया है ना सर, ताकि उस वक्त की इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। बिल्कुल, और यहीं से हमारा पहला एग्जाम पॉइंट बनता है। यूपीएससी और स्टेट पीएससी अक्सर यहां फंसाते हैं। याद रखना, संविधान का भाग 2 केवल 26 जनवरी 1950 के समय की नागरिकता की बात करता है। ये भविष्य की नागरिकता यानी एक्विजिशन एंड लॉस आफ्टर 1950 की परमानेंट व्यवस्था नहीं करता। वो काम संसद पर छोड़ा गया है। देखो, यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में एक सवाल आया था जिसने अच्छे स्टूडेंट्स को घुमा दिया था। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केवल एक नागरिकता और एक निवास है, यानी विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1. देयर इज ओनली 1 सिटीजनशिप एंड 1 डोमिसाइल। राधिका, क्या भारत में राज्यों का अलग डोमिसाइल होता है? नहीं सर, भारत में सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता और सिंगल डोमिसाइल का कॉन्सेप्ट है। हम ब्यावर या बिहार के निवासी हो सकते हैं, लेकिन डोमिसाइल सिर्फ भारत का होता है। ये हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। शाबाश, यही क्लैरिटी चाहिए। अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप और डुअल डोमिसाइल होता है, लेकिन भारत में हम एक हैं। ये यूनिटी एंड इंटीग्रिटी का प्रतीक है। अब चलो थोड़ा टेक्निकल होते हैं। आर्टिकल 5, द बेसिस ऑफ डोमिसाइल यानी अधिवास का आधार, उन लोगों के लिए था जो भारत की जमीन पर पहले से मौजूद थे, जिनका घर, जिनकी आत्मा यहीं थी। इसके लिए 3 शर्तें थी, और राधिका, तुम्हें ये शर्तें जुबानी याद होनी चाहिए क्योंकि यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 और बीपीएससी में इसे स्टेटमेंट के रूप में पूछा गया है। आर्टिकल 5 के तहत नागरिक बनने के लिए सबसे पहले व्यक्ति का भारत में डोमिसाइल होना अनिवार्य था, और उसके साथ इन 3 में से कोई एक शर्त पूरी होनी चाहिए। बॉर्न इन इंडिया, या तो उसका जन्म भारत में हुआ हो, आइदर पेरेंट बॉर्न इन इंडिया, या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, ऑर्डिनरी रेजिडेंट फॉर 5 इयर्स, या वो संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल यानी 1945 से भारत में सामान्य रूप से रह रहा हो। सर, ये तीसरी शर्त बहुत महत्वपूर्ण है, 5 साल का निवास। इसका मतलब है कि जो लोग बंटवारे की आग से दूर थे, जो पीढ़ियों से यहीं थे, उन्हें आर्टिकल 5 ने सुरक्षित कर दिया। बिल्कुल, लेकिन असली ड्रामा, असली दर्द और असली सिनेमा तो आर्टिकल 6 और 7 में छिपा है। ये वो आर्टिकल्स हैं जो उन रेफ्यूजीज यानी शरणार्थियों की कहानी कहते हैं जो अपना सब कुछ छोड़कर भागे थे। अब देखो, द माइग्रेशन ट्रेजेडी यानी आर्टिकल 6 एंड 7। कल्पना करो राधिका, पाकिस्तान से एक ट्रेन आ रही है, उसमें लोग भरे हुए हैं, कुछ छत पर, कुछ खिड़कियों से लटके हुए। वे भारत आ रहे हैं उम्मीद लेकर। आर्टिकल 6 इन्हीं लोगों के लिए है, माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। लेकिन यहां संविधान निर्माताओं ने एक तारीख को पत्थर की लकीर बना दिया। वो तारीख थी 19 जुलाई 1948 यानी 19 जुलाई 1948। क्या तुम बता सकती हो राधिका, ये तारीख इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? इसे आरपीएससी आरएएस 2013 और एसएससी सीजीएल में कई बार इनडायरेक्टली पूछा गया है। जी सर, जहां तक मैंने पढ़ा है यही वो तारीख थी जब भारत और पाकिस्तान के बीच परमिट सिस्टम लागू हुआ था। उससे पहले कोई भी बेरोक टोक आ जा सकता था, लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद आने वालों को परमिट लेना पड़ता था। बिल्कुल, यही है वो बारीक धागा। तो आर्टिकल 6 2 हिस्सों में बंट गया।
केस ए, बिफोर 19 जुलाई 1948। जो लोग इस तारीख से पहले भारत आ गए वो अपने आप नागरिक बन गए, बशर्ते वो तब से भारत में रह रहे हों। केस बी, आफ्टर 19 जुलाई 1948। जो लोग इस तारीख को या इसके बाद आए उन्हें नागरिकता पाने के लिए 6 महीने भारत में रहना पड़ा और फिर खुद को रजिस्टर करवाना पड़ा। लेकिन राधिका, इससे भी ज्यादा दर्दनाक कहानी आर्टिकल 7 की है। ये उन लोगों की कहानी है जो भटक गए थे। सोचो, मार्च 1947 में दंगे शुरू हुए। डर के मारे कुछ मुस्लिम परिवार भारत छोड़कर पाकिस्तान भाग गए, लेकिन वहां जाकर उन्हें एहसास हुआ कि वो जमीन उनकी नहीं है। उन्हें वहां भी मुहाजिर कहा गया। वे वापस अपने वतन भारत लौटना चाहते थे। आर्टिकल 7 कहता है, अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया, यानी माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, तो उसकी भारतीय नागरिकता खत्म। वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। तो क्या उनके लिए सारे रास्ते बंद हो गए थे सर? क्या वापसी की कोई उम्मीद नहीं थी? संविधान निर्दयी नहीं है राधिका, उसमें हमेशा एक प्रोविजो यानी परंतुक होता है। आर्टिकल 7 ने कहा, अगर ऐसा व्यक्ति रीसेटलमेंट परमिट लेकर वापस भारत आता है तो उसे आर्टिकल 6 के तहत 19 जुलाई 1948 के बाद आने वाला प्रवासी माना जाएगा। उसे भी 6 महीने रहना होगा और फिर खुद को रजिस्टर करवाना होगा। ये सवाल एमपीएससी राज्य सेवा मेंस में स्टेटमेंट के रूप में आया था। आर्टिकल 7 ओवरराइड्स आर्टिकल 5 और 6, यानी अनुच्छेद 7 अनुच्छेद 5 और 6 पर भारी पड़ता है। इसका मतलब अगर आप पाकिस्तान चले गए तो आर्टिकल 5 का जन्मसिद्ध अधिकार भी आपको नहीं बचा पाएगा जब तक आप परमिट लेकर वापस ना आ जाए। अब नेक्स्ट आर्टिकल है द ग्लोबल इंडियन, यानी आर्टिकल 8। अब नजर भारत की सीमाओं से बाहर ले चलो। आज जिसे हम इंडियन डायस्पोरा कहते हैं, उसकी नींव आर्टिकल 8 में है। उस समय भी हजारों भारतीय मलाया, बर्मा और अफ्रीका में थे। स्वतंत्रता संग्राम में उनका भी योगदान था। आर्टिकल 8 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति या उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए थे लेकिन वो विदेश में रह रहा है तो वो भारत का नागरिक बन सकता है। कैसे सर? उसे उस देश में भारतीय दूतावास यानी डिप्लोमेटिक और कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव में खुद को रजिस्टर करवाना होगा। ये प्रावधान आज के OCI यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड का वैचारिक पूर्वज यानी आइडियोलॉजिकल एंसेस्टर है। अब नेक्स्ट आर्टिकल है द पार्लियामेंट्स पावर, यानी आर्टिकल्स 9, 10 और 11। अब हम संविधान के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। आर्टिकल 9 ये एक लाइन का डेथ सेंटेंस है डुअल सिटीजनशिप के लिए। नो डुअल सिटीजनशिप। अगर आपने स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता ले ली तो आपकी भारतीय नागरिकता उसी क्षण खत्म। SSC CGL 2019 और रेलवेज NTPC 2021 में यह सीधा सवाल आया था, किस अनुच्छेद के तहत विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है? जवाब है अनुच्छेद 9। आर्टिकल 10 आपको सुरक्षा देता है। यह कहता है कि आपकी नागरिकता आपसे कोई मनमर्जी से नहीं छीन सकता। ये केवल संसद द्वारा बनाए गए कानून यानी सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट के तहत ही छीनी जा सकती है। और यह है सबसे शक्तिशाली अनुच्छेद। इसने संसद को ब्रह्मास्त्र दिया। संविधान ने हाथ खड़े कर दिए और कहा, भविष्य की नागरिकता संसद बनाएगी। इसी शक्ति का प्रयोग करके संसद ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 यानी नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया। राधिका, अब तक जो हमने पढ़ा वो इतिहास था 1950 तक। अब जो हम पढ़ेंगे वो वर्तमान और राजनीति है। सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये एक्ट अब तक 6 बार संशोधित हो चुका है। 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019। हर संशोधन के पीछे एक कहानी है, एक दर्द है और एक वोट बैंक है। अब देखो, द सिटीजनशिप एक्ट 1955 एक्विजिशन यानी नागरिकता प्राप्ति। नागरिकता अधिनियम 1955 5 तरीकों से नागरिकता देने की बात करता है। इसे हम कोड वर्ड ब्रांड से याद रख सकते हैं, लेकिन क्रम थोड़ा अलग है। बर्थ यानी जन्म, डिसेंट यानी वंश, रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण, नेचुरलाइजेशन यानी प्राकृतिकरण या देशीकरण और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी यानी क्षेत्र समाविष्टि। सर, ये बाय बर्थ में तो बहुत कंफ्यूजन होता है। पहले कहते थे जो भी भारत में पैदा हुआ वो भारतीय, फिर नियम बदल गए। इसे क्लियर कर दीजिए प्लीज। देखो राधिका, भारत ने जस सोलाय यानी भूमि का अधिकार से शुरुआत की थी, लेकिन धीरे धीरे हम जस सैंग्विनिस यानी रक्त का अधिकार की तरफ बढ़ गए। इसे 3 फेजेस यानी चरणों में समझो। ये यूपीएससी मेंस और RAS इंटरव्यू के लिए बहुत क्रिटिकल है। फेज 1, इसका समय था 26 जैन 1950 से 1 जुलाई 1987 तक। ये भारत का उदारवादी दौर था। अगर आपका जन्म भारत की धरती पर हुआ तो आप भारतीय हैं, चाहे आपके माता पिता कोई भी हों, भले ही विदेशी हों या अवैध प्रवासी। फेज 2,
इसका समय था 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 तक। यहाँ हमें घुसपैठ का डर सताने लगा, खासकर बांग्लादेश से। संसद ने 1986 में संशोधन किया। अब नियम बना, जन्म भारत में हो प्लस माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। फेज 3, इसका समय था आफ्टर 3 दिसंबर 2004 तक। ये सबसे सख्त दौर है 2003 के संशोधन के बाद। अब नियम है, जन्म भारत में हो प्लस दोनों माता पिता भारतीय हों और एक भारतीय हो और दूसरा अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। ओह, तो 2004 के बाद अगर कोई अवैध प्रवासी भारत में बच्चे को जन्म देता है तो उस बच्चे को नागरिकता नहीं मिलेगी? बिल्कुल नहीं। ये कदम अवैध प्रवास को रोकने के लिए उठाया गया था। अब बाय डिसेंट को देखो। पहले 1950 से 1992 तक हमारा कानून पितृसत्तात्मक यानी पेट्रियार्कल था। विदेश में पैदा हुए बच्चे को नागरिकता तभी मिलती थी जब उसका पिता भारतीय हो। माता के भारतीय होने से फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन महिलाओं ने संघर्ष किया। 1992 में संशोधन हुआ। अब माता या पिता यानी ईदर पेरेंट में से कोई भी भारतीय हो तो बच्चे को नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन 2004 के बाद विदेश में पैदा हुए बच्चे का जन्म 1 साल के भीतर भारतीय वाणिज्य दूतावास यानी कॉन्सुलेट में रजिस्टर कराना अनिवार्य कर दिया गया। सर, रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन में क्या अंतर है? दोनों में तो विदेशी ही नागरिक बन रहे हैं। बहुत बारीक अंतर है। रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण, ये उन लोगों के लिए है जिनका भारत से खून का रिश्ता या शादी का रिश्ता है, जैसे PIOs यानी पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, या वो विदेशी जो भारतीय से शादी कर लें। इनके लिए शर्त है 7 साल का निवास। नेचुरलाइजेशन यानी देशीकरण, ये पूरी तरह से विदेशियों के लिए है जिनका भारत से कोई लेना देना नहीं था, जैसे मदर टेरेसा या अदनान सामी। इनके लिए शर्त है 12 साल का निवास यानी 11 साल प्लस आवेदन से पहले 1 साल लगातार। और हाँ, उन्हें संविधान की 8वीं अनुसूची की किसी एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। यहीं पर CAA 2019 ने खेल बदल दिया। उसने इस नेचुरलाइजेशन के समय को कुछ खास लोगों के लिए बदल दिया, लेकिन उस पर हम थोड़ी देर में आएंगे। पहले बताओ, नागरिकता जाति कैसे है? नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9 और 10 के तहत 3 तरीके हैं नागरिकता खोने के। रिनंसिएशन यानी स्वैच्छिक त्याग, मैं अपनी मर्जी से छोड़ता हूं। ध्यान रहे, अगर युद्ध चल रहा हो तो सरकार इसे रोक सकती है। टर्मिनेशन यानी बर्खास्तगी, जैसे ही आपने दूसरे देश का पासपोर्ट लिया, भारत की नागरिकता टाटा बाय बाय। और आर्टिकल 9 का स्टैट्यूटरी रूप। डेप्रिवेशन यानी वंचित करना, ये सजा है अगर आपने नागरिकता धोखे से, फ्रॉड से ली हो, संविधान के प्रति अनादर यानी डिसलॉयल्टी दिखाया हो या युद्ध के दौरान दुश्मन का साथ दिया हो। सर, UPSC प्रीलिम्स 2021 में एक स्टेटमेंट था, अ फॉरेनर वंस ग्रांटेड सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, यानी एक बार नागरिकता मिल गई तो छीनी नहीं जा सकती। और वो स्टेटमेंट गलत था, इनकरेक्ट। सरकार बिल्कुल छीन सकती है, खासकर अगर वो नेचुरलाइज्ड सिटीजन है और उसे 5 साल के भीतर किसी देश में 2 साल की सजा हो जाए। नागरिकता कोई अमर पट्टा नहीं है। अब हम उस टॉपिक पर हैं जिसने पूरे देश को हिला दिया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। राधिका, इस एक्ट को इमोशन से नहीं, लॉजिक से समझो। ये एक्ट सिटीजनशिप एक्ट 1955 में बदलाव करता है। ये अवैध प्रवासी यानी इल्लीगल माइग्रेंट की परिभाषा को बदलता है। सर, इसके मुख्य प्रावधान यानी की प्रोविजंस क्या हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं? नोट करो, ये 3 देशों से आए 6 समुदायों के लिए है। कंट्रीज पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। कम्युनिटीज हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, मुस्लिम शामिल नहीं है। कट ऑफ डेट, ये लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ चुके होने चाहिए। फायदा क्या मिला? इन्हें अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। इन पर पासपोर्ट एक्ट या फॉरेनर्स एक्ट के केस नहीं चलेंगे। इनके लिए नेचुरलाइजेशन का समय 11 साल से घटाकर 5 साल कर दिया गया। लेकिन सर, इसका विरोध क्यों हुआ? विरोध के 2 मुख्य कारण हैं। आर्टिकल 14 यानी इक्वालिटी, आलोचकों का कहना है कि धर्म के आधार पर नागरिकता देना संविधान के सेक्युलर ढांचे के खिलाफ है। मुस्लिम प्रवासियों जैसे म्यांमार के रोहिंग्या या पाकिस्तान के अहमदिया को क्यों छोड़ा गया? नॉर्थ ईस्ट का डर, असम और पूर्वोत्तर राज्यों को डर है कि इससे उनकी संस्कृति और डेमोग्राफी बदल जाएगी। इसीलिए सरकार ने एग्जेम्पशंस यानी छूट दी है। 6th शेड्यूल एरियाज, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के आदिवासी इलाके इसमें शामिल नहीं है। इनर लाइन परमिट एरियाज, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, यहाँ CAA लागू नहीं होगा। हाल ही में अक्टूबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ यानी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने सेक्शन 6A जो असम समझौते से जुड़ा है की संवैधानिकता को बरकरार रखा है। कोर्ट ने माना कि असम की समस्या अलग थी, इसलिए वहां के लिए अलग कट ऑफ 1971 सही है। ये करंट अफेयर्स का हॉट टॉपिक है।
राधिका, अब समय है परीक्षा का। मैं सवाल दागूंगा, तुम जवाब दोगी। ये रैपिड फायर राउंड है। तैयार हो? जी सर, तैयार हूँ। फर्स्ट, भारत के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। भारत में केवल एक नागरिकता और एक अधिवास है। केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्राध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट बन सकता है। एक बार नागरिकता मिलने पर इसे किसी भी परिस्थिति में छीना नहीं जा सकता। बताओ कौन सा सही है? सर, स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2 गलत है क्योंकि भारत में नेचुरलाइज्ड सिटीजन भी राष्ट्रपति बन सकता है, अमेरिका में नहीं। स्टेटमेंट 3 भी गलत है क्योंकि नागरिकता छीनी जा सकती है। आंसर होगा 1 ओनली। करेक्ट। अब देखो प्रश्न 2। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के लिए निवास की अवधि 11 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई है? 5 वर्ष यानी 5 years। गुड। नेक्स्ट, नागरिकता कानून में संशोधन करने का अधिकार किसे है? ए. राष्ट्रपति, बी. प्रधानमंत्री, सी. संसद, डी. सुप्रीम कोर्ट। सी. संसद, पार्लियामेंट, आर्टिकल 11 के तहत। नेक्स्ट, सिक्किम का भारत में विलय होने पर वहां के लोगों को किस आधार पर नागरिकता मिली? बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी यानी क्षेत्र समाविष्टि द्वारा। गुड। अगला देखो, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन, यूके से। लास्ट वन, किस अनुच्छेद के तहत 26 जनवरी 1950 को नागरिकता के प्रावधान लागू हुए? आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9। ये वो आर्टिकल्स थे जो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे, आर्टिकल 394 के अनुसार। बाकी संविधान 1950 में लागू हुआ। अद्भुत राधिका, तुम्हारी तैयारी अब सही दिशा में है। तुमने न सिर्फ रटा है बल्कि समझा है। इतिहास गवाह है कि जब जब सत्ता निरंकुश हुई है, मानव की स्वतंत्रता का हनन हुआ है। लेकिन 1950 में भारत ने एक नया इतिहास लिखा। हमने अपनी सरकार को असीमित शक्ति नहीं दी, बल्कि हमने शक्ति दी। भारत के आम नागरिक के लिए हमने एक ऐसी लकीर खींची है जिसे सरकार भी पार करने की हिम्मत नहीं करेगी। उस लकीर का नाम है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। सर, 1 मिनट। ये तो हम किताबों में पढ़ते हैं कि ये भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से 35 तक हैं। लेकिन सर, सच कहूँ तो जब मैं लक्ष्मीकांत या बेयर एक्ट खोलती हूँ तो सब कुछ ऊपर से चला जाता है। राज्य की परिभाषा, विधि का मतलब और वो भारी भरकम केस लॉज, सब खिचड़ी बन जाता है। एग्जाम में याद ही नहीं रहता कि मेनका गांधी केस में क्या था और गोपालन में क्या। क्या आज हम इसे रटने के बजाय समझ सकते हैं? राधा, तुम्हारी समस्या इस देश के हर उस छात्र की समस्या है जो रट्टा मारकर एग्जाम क्रैक करना चाहता है। लेकिन याद रखना, यूपीएससी और आरपीएससी रटने वालों को नहीं, समझने वालों को चुनते हैं। आज हम संविधान को पढ़ेंगे नहीं, उसे जिएंगे। हम हर आर्टिकल का डीएनए टेस्ट करेंगे। और मेरी गारंटी है, इस सेशन के बाद अगर कोई तुम्हें नींद में भी उठाकर पूछेगा कि समानता का अधिकार क्या है, तो तुम उसे पूरा इंदिरा साहनी केस सुना दोगी। बस शर्त एक है, ध्यान यहां रखना, और जो ट्रिक्स मैं बताऊं उन्हें दिमाग में लॉक कर लेना। सबसे पहले नींव मजबूत करते हैं। इन्हें मौलिक यानी फंडामेंटल क्यों कहते हैं? क्या ये सामान्य कानूनी अधिकार नहीं हो सकते थे? क्योंकि ये संविधान में लिखे हैं। सिर्फ लिखा होना काफी नहीं है राधा। संविधान में तो आर्टिकल 300A संपत्ति का अधिकार भी लिखा है, पर वो अब मौलिक अधिकार नहीं है। देखो, इन्हें मौलिक कहने के 2 बड़े कारण हैं। फर्स्ट, व्यक्तिगत विकास की अनिवार्यता। ये किसी भी व्यक्ति के भौतिक यानी मटीरियल, बौद्धिक यानी इंटेलेक्चुअल, नैतिक यानी मोरल और आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल विकास के लिए ऑक्सीजन की तरह जरूरी हैं। इनके बिना इंसान इंसान नहीं, बस एक भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाता है। सेकंड, संविधान की सुरक्षा। इन्हें देश का सर्वोच्च कानून यानी फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड सुरक्षा देता है। सामान्य कानून को संसद आसानी से बदल सकती है, लेकिन मौलिक अधिकारों को बदलने के लिए विशेष बहुमत और कभी-कभी मूल ढांचे की दीवार को पार करना पड़ता है। सर, तो क्या ये अधिकार हमें प्रकृति ने दिए हैं, जैसे अमेरिका में नेचुरल राइट्स होते हैं? बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हो राधा। अमेरिका में इसे बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। हमने प्रेरणा वहीं से ली, लेकिन हमने उसे भारतीय रंग में ढाल दिया। हमारा संविधान निर्माताओं ने देखा कि भारत में विविधता बहुत है, जाति, धर्म, भाषा। इसलिए उन्होंने सिर्फ अधिकार नहीं दिए, बल्कि उन पर युक्ति युक्त निर्बंधन भी लगाए। मतलब आज़ादी है, पर मनमानी नहीं। हमारे संविधान ने हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए हैं। पहले 7 थे, लेकिन 44वें संशोधन 1978 ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की लिस्ट से बाहर फेंक दिया। अब इसे याद करने के लिए मेरे पास एक शानदार ट्रिक है। राधा, तैयार हो? जी सर, ट्रिक्स के बिना तो ये आर्टिकल्स याद ही नहीं होते। तो सुनो, इस वाक्य को याद कर लो। समता ने स्वतंत्रता के लिए शोषण के खिलाफ धर्म और संस्कृति का उपचार किया।
अब इसे डिकोड करते हैं। पहली है समता यानी इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18। दूसरी स्वतंत्रता यानी फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22। और तीसरी शोषण यानी एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 से 24। चौथी धर्म यानी रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28। पांचवी संस्कृति और शिक्षा यानी कल्चर एंड एजुकेशन, आर्टिकल 29 से 30। और अंतिम है उपचार यानी रेमेडीज, आर्टिकल 32। वाह सर, ये तो एक लाइन में पूरा स्ट्रक्चर आ गया। समता ने स्वतंत्रता के लिए उपचार किया, याद हो गया। ये तो बस ट्रेलर है राधा, पिक्चर अभी बाकी है। राधा, मान लो कल तुम्हारा पड़ोसी तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलने दे रहा, क्या तुम सुप्रीम कोर्ट जाकर कहोगी कि मेरा आर्टिकल 19 आजादी का हनन हुआ है? हाँ सर, क्योंकि आजादी तो मेरा अधिकार है। और यहीं तुम फंस गईं। मौलिक अधिकार मुख्य रूप से राज्य के खिलाफ सुरक्षा है, पड़ोसी के खिलाफ नहीं। अगर पड़ोसी रोकता है तो वो अपराध है, पुलिस के पास जाओ। लेकिन अगर सरकार रोकती है तो वो मौलिक अधिकार का हनन है। इसलिए संविधान सबसे पहले आर्टिकल 12 में ये बताता है कि ये राज्य है कौन। राज्य मतलब तो सरकार ही होगी ना, मोदी जी की सरकार या भजनलाल शर्मा जी की सरकार। सिर्फ इतना नहीं, आर्टिकल 12 का दायरा बहुत विशाल है। इसे 4 भागों में बांटते हैं। पहला है भारत सरकार और संसद, जिसमें कार्यपालिका और विधायिका दोनों शामिल हैं। दूसरा राज्य सरकारें और विधानमंडल, हर राज्य की सरकार। और तीसरा सभी स्थानीय प्राधिकारी यानी लोकल अथॉरिटीज, तुम्हारी नगरपालिका, पंचायत, जिला बोर्ड, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट। और अंतिम है अन्य प्राधिकारी। ये सबसे महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने आर.डी. शेट्टी केस 1979 और अजय हासिया केस 1981 में कहा कि कोई भी ऐसी संस्था जो राज्य के अभिकरण यानी एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटालिटी ऑफ स्टेट के रूप में काम करती है वो राज्य है। जैसे LIC, ONGC, सेल, गेल और यहाँ तक कि अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी सरकार के नियमों से चलती है तो वो भी कुछ हद तक राज्य के दायरे में आ सकती है। तो इसका मतलब अगर RPSC मेरे एग्जाम के साथ कुछ गड़बड़ करती है तो वो राज्य है और मैं सीधे रिट लगा सकती हूँ। बिल्कुल सही। RPSC एक संवैधानिक निकाय है और राज्य का हिस्सा है। अब आते हैं उस आर्टिकल पर जिसे मैं मौलिक अधिकारों का बॉडीगार्ड कहता हूँ, आर्टिकल 13 पर। आर्टिकल 13 साफ शब्दों में कहता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को छीनती हो या कम करती हो। अगर बनाती है तो वो कानून शून्य होगा। इसे कहते हैं न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू। याद रखना, जुडिशियल रिव्यू शब्द संविधान में कहीं नहीं लिखा, लेकिन आर्टिकल 13 उसकी आत्मा है। सर, यहाँ एक कंफ्यूजन है। क्या संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी विधि है? क्या संसद संविधान बदलकर हमारे अधिकार छीन सकती है? राधा, तुमने तो मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया। यही तो वो सवाल है जिस पर सुप्रीम कोर्ट और संसद के बीच 24 साल तक युद्ध चला। चलो इस युद्ध को समझते हैं, क्योंकि यहां से UPSC और RPSC और सभी एग्जाम्स में भर भर के सवाल आते हैं। ऐतिहासिक मामला, केस शंकरी प्रसाद केस, वर्ष 1951। निर्णय, जजमेंट, संसद संविधान बदलकर मौलिक अधिकार छीन सकती है, संशोधन विधि नहीं है। ऐतिहासिक मामला, केस गोलकनाथ केस, वर्ष 1967। निर्णय, जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने यू टर्न लिया, कहा संशोधन भी विधि है, संसद मौलिक अधिकार नहीं छीन सकती। ऐतिहासिक मामला, 24th संशोधन, वर्ष 1971। निर्णय, जजमेंट, संसद ने जवाब दिया हम कुछ भी बदल सकते हैं, आर्टिकल 13 और 368 में बदलाव किया। ऐतिहासिक मामला, केस केशवानंद भारती केस, वर्ष 1973। निर्णय, जजमेंट, इतिहास का सबसे बड़ा फैसला, कोर्ट ने कहा संसद सब कुछ बदल सकती है लेकिन संविधान का मूल ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकती। मौलिक अधिकार मूल ढांचे का हिस्सा है। मतलब केशवानंद भारती केस ने संसद की मनमानी पर लगाम लगा दी। बिल्कुल, इसने तय कर दिया कि संविधान सर्वोच्च है, संसद नहीं। इसे संविधान का रक्षक फैसला कहते हैं। और हाँ, आर्टिकल 13 के साथ 2 डॉक्ट्रिन्स यानी सिद्धांत याद रखना। आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, जैसे ग्रहण लगने पर सूरज छिप जाता है, वैसे ही अगर कोई पुराना कानून आजादी से पहले का मौलिक अधिकारों से टकराता है तो वो मरेगा नहीं, बस छिप जाएगा। और पृथक्करण का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरिलिटी, पूरे कानून को रद्द करने की जरूरत नहीं, बस उस हिस्से को काट दो जो खराब है। ये कॉन्सेप्ट प्रीलिम्स के लिए गोल्ड है राधा, इन्हें नोट कर लो। अब हम प्रवेश कर रहे हैं समानता के किले में, अनुच्छेद 14 से 18। राधा, मैंने तुम्हें बताया था ई डाउट ट्रिक, याद है? जी सर। ई इक्वालिटी बिफोर लॉ 14, डी डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिटेड 15, ओ अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट 16, यू अनटचेबिलिटी एबॉलिश्ड 17, टी
टाइटल्स अबॉलिश्ड 18। शानदार। अब जरा गहराई में चलते हैं। आर्टिकल 14 दो बातें कहता है। विधि के समक्ष समता, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये ब्रिटिश अवधारणा है। इसका मतलब है कानून की नजर में सब बराबर हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या एक चपरासी, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। इसे नेगेटिव कॉन्सेप्ट कहते हैं क्योंकि ये राज्य को भेदभाव करने से रोकता है। दूसरा, विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये अमेरिकी अवधारणा है। इसका मतलब है समान लोगों के साथ समान व्यवहार। क्या एक करोड़पति और एक गरीब पर एक जैसा टैक्स लगाना सही है? नहीं सर, ये तो अन्याय होगा। बिल्कुल। इसीलिए हमारा संविधान सकारात्मक भेदभाव यानी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की अनुमति देता है। यहीं से आरक्षण की नींव पड़ती है। आर्टिकल 15 कहता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। लेकिन ध्यान दो, राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है 15(3) और सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों SC, ST, OBC के लिए भी 15(4), 15(5). सर, और वो EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वाला क्या है? वो है 103वां संविधान संशोधन 2019। इसने आर्टिकल 15(6) और 16(6) जोड़े। पहली बार आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित अभियान केस 2022 में इसे सही ठहराया है। ये एग्जाम के लिए बहुत हॉट टॉपिक है। अब आते हैं आर्टिकल 16, लोक नियोजन में अवसर की समानता। मंडल कमीशन, इंदिरा साहनी केस, ये सब इसी आर्टिकल के इर्द गिर्द घूमते हैं। इंदिरा साहनी केस 1992। कोर्ट ने कहा आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए और क्रीमी लेयर को बाहर रखना चाहिए। एम नागराज केस 2006, प्रमोशन में आरक्षण के लिए शर्तें लगाईं। राधा, क्या तुम्हें पता है राजस्थान में जो MBC आरक्षण का मुद्दा है वो भी इसी संवैधानिक पेच का हिस्सा है? जी सर, इसीलिए तो पॉलिटी समझना इतना जरूरी लगता है। ये सब हमारी रोजमर्रा की खबरों में है। आर्टिकल 17, अस्पृश्यता का अंत। ये इकलौता ऐसा अधिकार है जो आत्यंतिक यानी एब्सोल्यूट है। मतलब इसका कोई अपवाद नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि थोड़ी सी छुआछूत देश हित में है। संसद ने इसे लागू करने के लिए नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और SC ST एक्ट 1989 बनाए हैं। और अंत में आर्टिकल 18, उपाधियों का अंत। अब कोई महाराजा राय बहादुर नहीं लगा सकता, लेकिन भारत रत्न या पद्मश्री मिल सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बालाजी राघवन केस 1996 में कहा कि ये उपाधियां नहीं, सम्मान है। लेकिन इन्हें आप अपने नाम के आगे पीछे टाइटल की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब हम आ रहे हैं संविधान की रीढ़ की हड्डी पर, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। इसमें आर्टिकल 19 से 22 आते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 19। मूल संविधान में 7 तरह की आजादियां थीं, अब 6 हैं। संपत्ति का अधिकार 19(1)(f) हट गया,